तो जो पाकिस्तान इस्लामाबाद समझौते का ढोल पीटकर दुनिया में शांति दूत बनने चला था, वो अपना घर का रहा ना घाट का बचा। कहावत साफ और सटीक बैठ रही है, क्योंकि घर में लगी जिस अलगाव की आग से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता वाला स्वांग रचा, वो स्वांग तो सबके सामने बेनकाब हो गया, क्योंकि ना तो ईरान और अमेरिका की जंग रुक पाई और ना ही पाकिस्तान में लगे अलगाव की आग बुझ पाई। अब हम आपको दो तस्वीरों के जरिए इस पूरे खेल में पाकिस्तान की हैसियत क्या है ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा। और जो दो तस्वीर है वो दरअसल पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब करती है कि पाकिस्तान के बस का कुछ भी नहीं है। पहले में राइट साइड पे ये तस्वीर आप जरा देखिए, ये वही तस्वीर है जब इस्लामाबाद समझौता नाकाम हुआ, खूब दुनिया भर में चर्चा हुई। ये तस्वीर आप जरा देखिए, जिनेवा की तस्वीर है। ईरान अमेरिका का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचता है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से हाथ मिलाया, देखिएगा फिर उनके कान में कुछ कहा। अराक्ची शहबाज का हाथ झटक कर कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद इन तस्वीरों में देखिए, अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जो है JD वेंस, वो आते हैं, शहबाज मुनीर से कुछ बात करते हैं। तस्वीरों ने साफ साफ बता दिया कि जिस पाकिस्तान को ईरान अमेरिका की कठपुतली मानता आ रहा था, वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। यहीं से फिर से जंग की लकीर खिंच चुकी थी और पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली पिक्चर भी फ्लॉप हो गई थी। इस तस्वीर को देखकर के ट्रंप ने भी माथा पीट लिया कि किस पर यकीन कर लिया उन्होंने। दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर इसीलिए क्योंकि ये पाकिस्तान की सच्चाई को बेनकाब कर रही है, उसका असल सच क्या है वो दुनिया को बता रही है। ये POJK की तस्वीर है, जहां के निहत्थे लोग हथियार और बंदूकों से लैस मुनीर की फौज को धक्के मारकर निकालने की ललकार दे चुके हैं। मुनीर की फौज POJK के लोगों पर गोलियां, गोले, आंसू गैस दाग रही है, उनके प्रदर्शन को कुचलने की हर साजिश कर रही है, भूखे मारने का हर षड्यंत्र रचकर बैठी हुई है। लेकिन POJK के लोग हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। बताएंगे आपको कैसे तेहरान से लेकर रावलकोट तक मुनीर शहबाज की हर चाल नाकाम हो गई। सबसे पहले बात पश्चिम एशिया में फिर से छुड़े घमासान की कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए कि ईरान पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमले हुए हैं। आज रात चला ईरान पर हमलों का ये नया दौर है। ईरान के दर्जनों ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। आज रात के हमलों में सेंटकॉम की फोर्स ने पहली बार US फाइटर जेट, नौसेना के जहाजों, वन वे अटैक एरियल ड्रोन और वन वे अटैक सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और छोटी नावों पर हमला किया। कल भी US फौज ने 140 टारगेट हिट किए थे और आज भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि बताती है कि जो संग्राम है वो विध्वंसक हो चुका है। ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान तैयार है। ईरान ये बात कह चुका है कि उसके लिए परमाणु से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और उसी पर कंट्रोल का दावा इस वक्त दोनों पक्ष का है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लगातार बम वर्षा हो रही है। तो अमेरिका की ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग की भी खबर है। साउथ ईरान में एक साथ कई जगहों पर बम गिराए गए हैं। रात भर ईरान पर अमेरिका ने भारी बम वर्षा की है। बमबारी से ईरान में बहुत तेज रोशनी वाला गोला भी एक नजर आता है। देखिए तस्वीरें, ये कारपेट बॉम्बिंग है जो कि यहाँ पर की जा रही है और इस वक्त अमेरिका मानो साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अख्तियार कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि युद्ध में उसे जीत मिले। तो वहीं दूसरी तरफ काउंटर अटैक ईरान की तरफ से भी लगातार जगहों पर किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो अमेरिका का बेस है खाड़ी मुल्कों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ यहाँ से डिफाइन करती हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिकी हमले में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने प्लांट को डायरेक्ट हिट हालांकि नहीं किया। डायरेक्ट हिट अगर करता तो रेडियोलॉजिकल त्रासदी आ सकती थी, जो कि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सैटेलाइट इमेज के जरिए भी आप समझेंगे कि किस तरीके से अटैक करने की कोशिश यहाँ पर अमेरिका लगातार कर रहा है। हालांकि इसके भी एक मायने निकाले जा सकते हैं, एक प्रेशर हो सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बगल में अटैक किया जाता है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होता तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होता, और न केवल अभी जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं बल्कि ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद आने वाले दशकों तक नहीं कर पाता ईरान। इधर ईरान के खुजिस्तान में अमेरिका का हमला हुआ है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि ओमिदिया एयरपोर्ट के पास भीषण बमबारी की गई। हमले में एयरपोर्ट के पास
जबरदस्त आग लगी हुई है। तो ये तस्वीरें रह रह करके सामने आ रही हैं। रात भर बमों की बारिश होती है और देखिए अलग अलग जगहों से जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो तमाम जो नेवल फैसिलिटीज़ हैं, उनको तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर रहा है अमेरिका। हमले में एयरपोर्ट के पास कैसे ज़बरदस्त आग लगी है वो तस्वीर आप ज़रा देखिए। कुछ दिन के लिए लोगों को ज़रूर राहत मिली थी जब युद्ध विराम का फैसला लिया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तनातनी कैसे बढ़ती चली है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, तो जवाब में ईरान उन खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी। पहले समझिए गल्फ का ये पूरा खेल क्या है। देखिए, कतर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना, यूएई पर भी ईरान का ड्रोन और मिसाइल से हमला देखने को मिला। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान पर भी ईरान ने टारगेटेड पिन पॉइंट अटैक किए हैं। तमाम गल्फ देशों में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। जीसीसी देशों पर अमेरिकी मदद करने का आरोप लगातार लगते रहा है। जमीन को इस्तेमाल करने देने के भी ईरान ने आरोप इससे पहले भी लगाए हैं। ईरान के आरोपों को जीसीसी देश हालांकि नकारते रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इस युद्ध में आप क्यों खींच रहे हैं। जीसीसी देश खुद को टकराव का हिस्सा नहीं मानते। अमेरिकी बेस को द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा वो जरूर करार देते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान उनको भी बख्शने के मूड में नहीं है। और लगातार आपने देखा है कि इससे पहले भी जब युद्ध का वो दौर हमने देखा, जब फरवरी के बाद किस तरीके से हालात बिगड़े वहां पर, तो आपने देखा कि किस तरीके से खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। अब गल्फ देशों की ओर से ओमान और कतर इस जंग में मध्यस्थ हैं, लेकिन अब मध्यस्थ का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि इस गेम का तो असली खिलाड़ी पाकिस्तान पहले ही बेनकाब हो गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी साख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो कैसे, ये आप जरा समझिए, क्योंकि हम आपके सामने ये तमाम फैक्ट रख रहे हैं। अब देखिए, दोनों पक्षों को मेज तक लाया, शांति नहीं करा पाया। ये तो दुनिया पूछ रही है कि भाई फिर क्यों इतना दम भर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हैसियत है वो अब सामने आ चुकी है। गुजारिश वाली उसकी हैसियत यहाँ पर नजर आती है। ईरान, अमेरिका किसी पर कूटनीतिक दबाव नहीं बना पाया। उसकी कोशिश भले ही थी, वो अलग अलग देशों में घूम रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इंटरनेशनल लेवल पर साख को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो देश खुद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, वो आखिरकार क्या कर सकता है। पहले भी प्रश्न उठ रहे थे। IMF समेत कई देशों के कर्ज के बोझ में इस वक्त पाकिस्तान दबा हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POJ में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं। अब अपना घर तो संभल नहीं रहा, वैश्विक संकट कैसे संभाल सकता था। घरेलू हालात से ध्यान भटकाने के लिए मध्यस्थ का वो स्वांग रच रहा था। वो सोच रहा था कि लोगों को लगे कि भाई पाकिस्तान ये करा सकता है, लेकिन उसकी हेकड़ी निकल गई। इस्लामाबाद समझौते का प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया उसने। समझौता फेल होने से इंटरनेशनल लेवल पर उसकी किरकिरी हुई है। पाकिस्तान की नाकामी के बाद कतर, ओमान प्रभावी दिख रहे हैं। कतर, ओमान सीधे ईरान और अमेरिका से इस वक्त बात कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को कमजोर मध्यस्थ मान रहा है। ईरान पहले ही साफ कह चुका था कि अमेरिकी दबाव में इस वक्त पाकिस्तान, और इसी वजह से उसने कहा था कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ईरान पहले ही साफ कर चुका था अपना स्टैंड। पाक की वजह से ईरान ने समझौते की शर्तें मानने से मना किया। युद्ध ने पाक को अस्थायी और कमजोर मध्यस्थ साबित कर दिया है। अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान उस काबिल है ही नहीं जिससे आप समझौते की उम्मीद करें। अब जिसके घर में खुद आग लगी हो, वो दूसरों के आग को कैसे बुझाता, ये सवाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। सर, आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहले कर्नल उत्कर्ष, आप ही के पास आते हुए, अब ये बात तो सच है कि पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद करते। वो पाकिस्तान जो कि अपने यहाँ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके खुद के मुल्क में बगावत की आग लगी हो, वो दूसरों की अगर आग बुझाने की बात करे तो वो सिर्फ हंसी का पात्र बनता है। और एक बार फिर से वो साबित हो गया दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान को सेलेक्ट करना पीस प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी शुरुआत से। पीस प्रोसेस में जो मीडिएटर चुना जाता है उसकी हैसियत और रुतबा देखा जाता है, जो कि दोनों पक्षों पे बराबर का दबाव डाल सके। पाकिस्तान की ऐसी हैसियत है नहीं। और उस पे तुर्रा ये था कि जो ये MOU है, तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तड़प रहे थे कि इसका नाम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन क्यों नहीं रखा गया। अगर पाकिस्तान की ये वेट होता, या वजन होता, या हैसियत होती, तो जब इस MOU पे विवाद शुरू हुआ कि जब ईरान ने कहा हमारे फ्रोजन एसेट्स वापस करो, $300 बिलियन के बारे में जब मुकर गए थे ट्रंप, तो पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना चाहिए था। वहां तो चुप बैठ गए। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक वहां से उठाया तो गया
मीडिएटर बनाने के लिए, और इसमें अमेरिका की सारी गलती। अमेरिका नहीं चाहता था किसी बड़े प्लेयर को बनाए जिसकी बात उन्हें माननी पड़े। तो यहाँ पर एक तरीके से मैसेंजर का काम पाकिस्तान ने किया, इसके आगे उनके हाथ में नहीं है। अभी पूरा एमओयू ध्वस्त हो गया, लड़ाइयां चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी क्लॉज पढ़ें एमओयू में, तो उसमें साफ लिखा है कि 30 दिनों तक ईरान कंट्रोल करेगा। तो ये किसने लिखा था? यहाँ पे कमी आती है कि अमेरिका न तो डिप्लोमेसी में पास हुआ, न ही वॉर में पास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात कह चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि उनको कमजोर लोग पसंद हैं। संजीव श्रीवास्तव, मतलब इस बात पे तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर समझौता कराने वाला पाकिस्तान हो तो इसका भविष्य क्या होने वाला है, ये तो हर कोई समझता है। लेकिन जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अपनी इमेज को बिल्कुल बदल ले, आप सोचिए कर्ज के बोझ तले दबा है, वहां पर भारी बवाल है, पीओजेके की जनता सड़कों पर है, बलूचिस्तान में क्या हाल है वो हर कोई देख रहा है, बीएलए लगातार वहां की आर्मी को टारगेट करती है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से तनातनी है वो हर कोई देख रहा है। इन्हीं तमाम चीजों से तो बचना चाहता था पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जिसके के माध्यम से वो कोई सक्सेसफुल मीडिएशन करा सके। अगर उसकी कोई भी अगर भूमिका रही है तो वो एकमात्र मैसेंजर की रही है, और उस मैसेंजर की भूमिका में भी वो अनेक तरीके के पक्षपात के भी आरोप हैं। ईरान की तरफ से भी इस तरीके की अनेक बातें कही गई, और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं फील्ड मार्शल मुनीर, उनकी भूमिका को लेकर के अनेक तरीके के सवाल ईरान के अंदर ही उठ रहे थे। तो ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो को एक मीडिएटर के रूप में चुना जाना ये एक गलती थी, और बेहतर हो कि अमेरिका इस तरीके की गलतियों को अब सुधार ले, ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है। और यदि कोई राष्ट्र इस पूरी सिचुएशन में सबसे अच्छी मीडिएशन की भूमिका अगर निभा सकता है तो वो कतार है, और साथ ही साथ अन्य जो राष्ट्र भी है जो मिडिल ईस्ट रीजन के, वहां पर भी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। लेकिन जो कतर की भूमिका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के रूप में हमेशा से रही है। अमेरिका को जब जब ऐसे मीडिएशंस की आवश्यकता पड़ी है, चाहे तालिबान के साथ बातचीत हो, चाहे वो किसी अन्य जो हमास और इजराइल के बीच की स्थिति थी, उसमें भी कतर ने एक बड़ी भूमिका निभाई, और फिर से एक बार कतर अपनी भूमिका में आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कतर एक बेहतर विकल्प था और सबसे अच्छा विकल्प था। पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर चुना जाना एक गलती थी। मैं फिर से इस बात को कहूंगा। इसी पर कर्नल उत्कर्ष, आपका एक रिएक्शन, आप भी विकल्पों के तौर पर आप किस देश को देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कतर की भूमिका अहम हो सकती है? देखिए प्रिया, जैसे संजीव जी ने कहा कि कतर का एक बहुत बड़ा एक रहा है स्ट्रिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट पीस प्रोसेस में। कतर अभी भी सक्रिय है। कतर आज भी वहां पर नेगोशिएशंस चल रही हैं इस सारी लड़ाइयों के बाद भी। बात दूसरी है कि बिखरे हुए ईरान ने कतर और ओमान दोनों पर हमला किया है, और दोनों जगह पे पीस प्रोसेस की बातें चल रही हैं। और कतर में पाकिस्तान फिर बैठने की कोशिश कर रहा है कि क्रेडिबिलिटी तो इनके तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ही है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो जल्दी से दर्शकों को बता देती हूँ, फिर आपका रिएक्शन लूंगी। ईरान युद्ध का बाजार पर देखिए असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की उछाल हुई है। सोने की कीमत में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। एक बार फिर से आप सोचिए, वही दौर क्या वापस लौट रहा है? सवाल बना हुआ है, क्योंकि मार्केट पर सीधे अब असर दिख रहा है, क्योंकि आज सोमवार का दिन, आज मार्केट जैसे खुलता है तो अभी जानकारी ये मिल रही है कि सोने की कीमत में 1% से ज्यादा की गिरावट हुई। इसके अलावा तेल की कीमतों में यहां पर उछाल देखने को मिला है। मार्केट को बहुत वक्त तक इस युद्ध ने प्रभावित किया है, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर इसी तरीके से ऐसे हालात बने तो आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे तमाम देशों का क्या रुख होने वाला है, भारत क्या करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, IRGC का एक बहुत ही सनसनीखेज दावा। कुवैत में मिसाइल डिपो को टारगेट बनाया गया है। 2 अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद किया गया है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा है। कुवैत में मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है।
ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि आपको मालूम है कि लगातार पिन पॉइंटेड हमला कर रहा है और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद कर दिया गया है। कितना बड़ा ये नुकसान है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष सर, अगर IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने भाई मिसाइल डिपो को टारगेट किया है और हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद कर दिया है, इससे अमेरिका को कितना नुकसान और इसके रिपरकेशंस आप क्या देख रहे हैं? प्रिया, देखिए एक चीज समझने वाली है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने हाइमार्स लॉन्चर से ईरान पर अटैक किया है। पहली बार लैंड बेस्ड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, वो भी गल्फ कंट्रीज की तरफ से। अब आती है कि हाइमार्स में होता क्या है। हाइमार्स बहुत ही एजाइल वेपन सिस्टम है, बहुत ही एजाइल है। इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी जगह बदल सकता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले यूक्रेन को अमेरिका ने हाइमार्स दिए थे 31 लॉन्चर्स, और रशिया के पसीने छूट गए थे उनको लोकेट करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में। बड़ी मुश्किल आई थी। तो मैं इस ईरान के इस दावे से सहमत नहीं हूं कि वो इतनी आसानी से हाइमार्स को ढूंढ लेंगे और अमेरिकन इतने मूर्ख होंगे कि हाइमार्स को उन्होंने बिल्कुल ओपन में रख दिया था कि आओ इसको मारो। ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। ये चीज बिल्कुल मुझे ये मेरे गले नहीं उतर रही है। रूस का अनुभव आप देख सकते हैं। 31 हाइमार्स वहां कम से कम 1.5 साल तक टिके रहे, रूस को मिले नहीं ढूंढने से। बड़ी बात सर आप कह रहे हो, क्योंकि ये जरूरी है जानना। इस वक्त आप देखिए दोनों तरफ से ऐसी खबरें भी आती है ताकि एक बढ़त खुद को दिखाया जाए, लेकिन जैसा कि आप कर्नल उत्कर्ष ये कह रहे हैं कि इस पर मतलब यकीन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हाइमार्स को इतना आसान भी नहीं है कि आप लोकेट कर ले। लेकिन संजीव जी, अब ये सवाल कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इसी तरीके से तनातनी होगी, अगर कह रहा है ओमान कि हमने भाई वैकल्पिक रूट बना लिया, ईरान कह रहा है कि हमारे लिए परमाणु से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आगे आने वाले वक्त में कितना असर आप मानते हैं? क्योंकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कहा जा रहा है कि सोने की रेट यहां पर गिर गई है, भारत का रुख क्या होगा? देखिए प्रिया जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, एक प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस ये दिखाई देती है, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में एक अविश्वास की गहरी खाई है और उसको और एक नए तरीके का स्टेटस को बनाना आसान नहीं होने जा रहा है। इसमें एक लंबा समय लगेगा और वर्तमान समय में जो IRGC लेड जो इस्लामिक रिजीम ईरान की है उसका जो बिहेवियर है वो जाहिर कहीं से इसके संकेत नहीं देता कि एक स्टेबिलिटी वहां पर आने वाले समय में स्थायी रूप से आ पाएगी। ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं आगे भी बने रहेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए और चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज का एक वेपनाइजेशन किया गया है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान के इस्लामिक रिजीम का ये जो बिहेवियर है स्टेट ऑफ हॉर्मूज का वेपनाइजेशन करना, जो कि एक नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटर वे है, वो विश्व के जो मैरीटाइम लॉज का एक वायलेशन है, कस्टमरी लॉज का वायलेशन है। अनक्लॉज का यद्यपि ईरान ने उसको रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन अनक्लॉज को जो दो राष्ट्र मानते हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर आश्रित है, उन सभी के साथ एक तरीका का खिलवाड़ है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो बिहेवियर इस्लामिक रिजीम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। लेकिन सर फिर ये बात तो बहुत पीछे रह जाती है जब हम कहते हैं कि ऐसे प्रमुख रूट पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, लेकिन ईरान तो ये बता रहा है कि भाई हमारा ही कंट्रोल है और रहेगा भी, हम अपने कब्जे से इसको जाने नहीं देंगे। मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते चले कि खाड़ी के 6 देशों को ईरान ने टारगेट किया है। कतर, ओमान, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले हुए हैं। जॉर्डन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर्स को टारगेट किया गया है। IRGC का कहना है कि इस दौरान काफी ज्यादा बर्बादी हुई है। कुवैत में एक अमेरिकी रडार साइट को टारगेट किया गया है। IRGC लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। हाइमार्स को लेकर के भी उसने इस तरीके के स्टेटमेंट जारी किया। अब उसका कहना है कि कतर, ओमान, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो एक तरफ जंग रुकवाने चले पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृहयुद्ध में घिरे मुनीर के मुल्क के खिलाफ अमेरिका तक आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आप जान लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ वाशिंगटन DC में प्रोटेस्ट हो रहा है। POJK में बेगुनाहों के कत्लेआम को लेकर प्रदर्शन है। तमाम हिस्सों में लोगों को मार रही है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान की बेरहम कार्रवाई के खिलाफ कैसे गुस्सा है, आक्रोश है, वो आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के अत्याचार की गूंज सुनाई देती है। वाशिंगटन DC में कैसे प्रोटेस्ट हुआ और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि जो पाकिस्तान शांति का झूठा ढिंडोरा पीटता फिर रहा है,
उस पाकिस्तान में वहां के जो लोग रह रहे हैं अलग अलग प्रांतों में, वहां पर लोग किस तरीके से इस वक्त परेशान है, वहां पर कत्लेआम मचा दिया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर, इस तस्वीर पर सर एक रिएक्शन, मतलब अब तो पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान से आप शांति की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान जो कि जुल्म, वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का पर्याय है, उस पर भरोसा क्यों करना? प्रिया, एक चीज है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से बहुत सारे लोग हैं, वो इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा में बसे हुए हैं, और जो ये जुल्म चल रहा है पीओके में, मीरपुर या मुजफ्फराबाद में और बाकी जगहों पर, ये उनके लोगों के ऊपर हो रहा है। इसीलिए 15 जुलाई का दिन तय किया गया है कि उस दिन एक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा और दुनिया के दीगर इलाकों में, दीगर शहरों में इसकी प्रोटेस्ट की जाएगी। और मीरपुर की जो लॉबी है बाहर, खास करके इंग्लैंड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के इमेजिनेशन से ज्यादा स्ट्रांग है, जितना वो वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि उनको सिस्टमेटिक तरीके से दबाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, 150 से ऊपर मारे जा चुके हैं, उनका खाना बंद कर दिया है, उनकी दवाइयां बंद कर दी हैं, वो इंटरनेट का ब्लैकआउट है, वहां पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो इस हालात में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम भारत की तरफ जाना चाहते हैं। तो आज पीओके को भी समझ में आया कि उनके जो बिरादर हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में किस हाल में जीते रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। मीरपुर हो या मुजफ्फराबाद हो, इससे पहले आपका क्वेटा में भी यही हुआ, पेशावर में भी यही हुआ, और तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन सवाल ये है कि जिस जम्मू कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान दुनिया भर में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, आप सोचिए जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, वहां की जनता इस वक्त कैसे त्राही त्राही कर रही है। एक और बड़ी खबर है, पीओजेके के बाग अर्जा इलाके में फायरिंग हुई है, पाकिस्तानी फौज ने इलाके में गोलीबारी कर दी है, निहत्थे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी से तनाव बढ़ गया है। बड़ी खबर और साथ ही साथ ये तस्वीर, और पीओजेके में इस वक्त मानो जुलाई क्रांति दिख रही हो, क्योंकि चाहे जितने भी जुल्म कर लिए जाए, वहां की जो जनता है वो ये कह रही है कि आप भले कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करके रहेंगे, हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। और इसी हक को लेकर के वहां की जनता इस वक्त सड़कों पर है। लेकिन उसी निहत्थी जनता पर किस तरीके से पाकिस्तान में कत्लेआम मचा है, किस तरीके से वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पीओजेके के मासूम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पीओजेके के बच्चे पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से वहां पर हालात है, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ गए क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में जरा देखिए, पीओजेके की जनता, और जनता हर उम्र वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे, कहीं बुजुर्ग सड़क पर है, कहीं युवा, तो अब छोटे छोटे बच्चे थे। तो इंकलाब की गूंज इस वक्त सुनाई देती है। पाकिस्तानी फौज जिस जुल्म से पीओजेके की आवाज दबाने की कोशिश में लगी है, उसी पीओजेके की वो आखिरी पीढ़ी भी अब मुनीर की फौज के खिलाफ बागी हो चुके हैं, जो कि शायद आजादी का असल मतलब भी नहीं जानती। और ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाया वो बताने के लिए बहुत है कि कैसे मुनीर का सपना रावलकोट और मुजफ्फराबाद चकनाचूर हो चुका है। वो आप जरा समझिए। देखिए, पीओजेके में पाकिस्तानी रणनीति पूरी तरीके से फैल रही है। जन आंदोलन को कुचलने में सेना नाकाम हुई, सैन्य दमन, इंटरनेट पाबंदी और गिरफ्तारियां फेल हो गई है। पीओजेके की जनता आक्रोशित है, पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओजेके का जन आंदोलन अब महा आंदोलन बन चुका है। पीओजेके ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी। मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग पर इस वक्त लोग अड़े हुए हैं। जैक ने 38 मांगों को लेकर 14 जुलाई का अल्टीमेटम भी दिया। रेंजर्स की गोलीबारी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, बेगुनाह लोग जिनका कुछ कसूर नहीं है सिवा इसके कि उन्होंने अपना हक मांगा। रावलकोट के कत्लेआमों ने विरोध की आग को भड़का दिया है। आर्थिक नाकेबंदी से डरे बिना लोग आर पार का मूड बना चुके हैं। पीओजेके असेंबली से आरक्षित सीटें खत्म करने की सीधी मांग उनकी। कठपुतली सरकार के लिए आरक्षित सीटें हथियार जैसी हैं। मुनीर गैंग पीओजेके आंदोलन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी फैला रही है। पीओजेके के अवाम ने मुनीर गैंग के इस नैरेटिव को खुद ही खारिज कर दिया। प्रदर्शन में पाक विरोधी और भारत से मदद के नारे गूंज रहे हैं और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है। आप सोचिए कि वहां की जनता, वहां की जो आवाम है,
वो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। वो कह रही है कि भैया जितने भी गोले बारूद चला ले, हमें अपना हक चाहिए और अपना हक लेकर के रहेंगे। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। लेकिन संजीव जी, मतलब इस आवाज को कुचलने की पाकिस्तान ने भरसक कोशिश की, गोली बरसा दिए, वहां पर लोगों पर अत्याचार, लोगों पर इस तरीके से कहर ढाया गया। लेकिन आज जब ये बच्चे सड़कों पर उतरे हुए इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि चाहे जो भी कर लो, अब जंग आर पार की होगी? जी जी बिल्कुल, आपने प्रिया जी सही कहा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के जुल्मों सितम से, उनकी बर्बरता, उनके दमन से तंग आ चुके हैं और उनके अंदर एक विद्रोह की जो भावना है वो लगातार प्रबल होती जा रही है। वो जो गुस्सा है वो पीओके और की सड़कों पर दिखता है और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, ये भारत की टेरिटरी है और सही अगर रियलिटीज की ये है कि ये जो लोग हैं ये भारतीय लोग हैं और भारत ही उनका मूल स्थान है और वहीं पर आकर के उनका जो भविष्य है वो बेहतर बन सकता है। और पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो कश्मीरी लोगों के साथ भी हर तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है। ये जो बच्चे आज सड़कों पर दिख रहे हैं, वो बच्चों जाहिर है कि उनको जो बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती, उनको स्कूलों में होना चाहिए, इस समय वो क्लासेस अटेंड करते होने चाहिए, लेकिन वो जाहिर है कि सड़कों पे आकर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो कड़वी सच्चाई है, जो एक भयावह सच्चाई है, उसको दर्शाता है। और इसी तरीके का प्रिया जी जो ट्रीटमेंट है, ये जो पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, बलूचों के साथ भी करते हैं, पश्तूनों के साथ भी करते हैं, सिंधियों के साथ भी करते हैं। इनका एकमात्र प्रोविंस अगर कुछ है तो वो पंजाब का प्रोविंस है और सारा जो कुछ है वो पंजाब के प्रोविंस पर ही केंद्रित रखते हैं। शेष अन्य जितनी भी इथनिक आइडेंटिटीज हैं, यहाँ तक कि शियाओं के साथ भी जो है बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता। देखिए क्या आरोप वो लगाते रहे और रह रहकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, भले इस आवाज को कितना भी कुचलने की कोशिश मुनीर गैंग क्यों ना कर ले। पीओजे के लोगों में आजादी की आग धधक रही है, वो वही शहबाज मुनीर के पसीने छूटे हुए हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान को पीओजे का आखिरी अल्टीमेटम 14 जुलाई यानी कि कल तक मांगे मानने की चेतावनी दी है। मांगे नहीं मानने पर 15 जुलाई को ये महाकूच होगा। जैक ने कहा कि वो इस्लामाबाद को 15 जुलाई तक का नया अल्टीमेटम दे रहा है। जैक ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो मुजफ्फराबाद चलो के नारे के साथ फिर से एक लंबा मार्च शुरू करेंगे।